अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीम अकरम प्लस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अकरम। नाज़रीन, बदोबदी गाने की वायरल मॉडल वजदान राव आज हमारे साथ मौजूद हैं। वजदान राव से हम पूछ रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वजदान ने क्यों चाहत फ़तेह अली ख़ान का नंबर ही ब्लॉक नहीं किया बल्कि उनसे रास्ते भी जुदा कर लिए हैं। आखिर इस जुदाई का मकसद क्या था, वजूहात क्या बनी, ये आज हम वजदान से जानने की कोशिश करते हैं। जी वजदान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा वजदान, ऐसा क्या मसला पेश आया कि 5 आपने गाने उनको दिए और उसके बाद आपने बदोबदी गाना करने के बाद आपने उनसे जो राहें जुदा कर ली, ऐसी क्या वजूहात पेश आईं? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि 6 गाने हमने किए एक साथ। छठा हमारा गाना आप लोगों के सामने ही है, बदोबदी छठा गाना था। छठा गाना था। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारा बड़ा अच्छा सफ़र गुजर रहा था, फ़न था। मैं वीडियोज़ उन्हें भेजती थी, वो एडिट करते थे, हमारे गाने आ रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। जब ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल गया तो चाहत साहब को हज़म नहीं हुआ कि उनके साथ साथ वजदान को भी फेम मिल रहा है। तो उन्होंने एकदम से सामने आके फ्रंट पे कुछ इस तरह की बातें की जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैं हर्ट हुई और मैंने फिर सोच लिया। उसके बाद मेरी चाहत साहब से बात हुई तो मैंने उनसे बात की, क्लियर की बात कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस तरह क्यों इंटरव्यू में कह रही। मैंने बताया कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है। चाहत साहब ने माजरत की, लेकिन उसके बाद भी वो बात नहीं आए, फिर इंटरव्यू में किसी में कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे लगा चाहत साहब अब ये चाहते हैं कि ये जो हमारा साथ काम करने वाला सिलसिला ये ख़त्म हो जाए। अच्छा वजदान, एक बात क्लियर कर दीजिए ज़रा कि जो चाहत फ़तेह अली ख़ान से आपका ताल्लुक़ किस तरह बना, क्योंकि ना ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि आपका और उसका रिश्ता क्या है, चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब का, और आपकी ये जो साथ बना, ये जो ताल्लुक़ बना, ये किस तरह बना? ये कुछ साल पहले, आज से 3.5 साल पहले, मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान हमेशा से बड़े पसंद रहे। मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं कैफ़े जाती थी तो जहाँ पे नुसरत की फ़ोटो मुझे मिलती थी, मैं वहाँ पे खड़े होकर उन जैसे पोज़ बना के फ़ोटो लेती थी, अपलोड करती थी। मेरे एक दोस्त ने कहा कि एक ऐसा सिंगर आ चुका है कि तुम नुसरत साहब को भूल जाओगे। धचका था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 सदियों तक तो नुसरत का बुखार हमें नहीं उतरने वाला। मेरे दोस्त ने मुझे एक बड़ी महान हस्ती की पोस्ट पे मेंशन किया। वो हस्ती थी चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब। खैर, मैंने दोस्त के साथ क्या किया वो अलग कहानी है। मैं चाहत साहब के जब देखा, उनके फ़न को देखा मैंने, तो मैं धचका लगा मुझे एकदम से कि इतना नायाब सिंगर यहाँ पे बैठा है। धचका लगने के बावजूद भी आपने 6 गाने कर लिए? मैं एक्चुअली सबको पता है कि मैं बड़ी चुलबुली हूँ, हंसती मुस्कुराती हूँ, खुश मजाज हूँ। तो मैं मतलब वो कुछ जो कर रहे थे उससे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँच रही थी। वो हंसा रहे थे, ठीक है, खिलवाड़ वो कर रहे थे, लेकिन वो हंसा रहे थे लोगों को। म्यूज़िक के साथ तो अच्छा खासा खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे, आप लोग पसंद करते हैं, तो उन्होंने तो वो कहते हैं मज़ीद खिलवाड़ करना था। तो फिर चाहत साहब से मैंने कमेंट किया, चाहत साहब मेरे इनबॉक्स में आए, मेरी उनसे बातचीत हुई। चाहत साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब मैं गाना अपना कोई लेके आऊँगा वीडियो की शक्ल में, तो मैं आपको सबसे पहले आपका मॉडल लूँगा। मैं हंस पड़ी थी, मैंने कहा ओके, हो गया। और चाहत साहब ने कुछ टाइम बाद मुझे कहा कि कुछ वीडियोस भेज दें। मैंने अपनी कुछ वीडियो जो कि मैं अपने सोशल ऐप पे लगाती थी, मैंने उन्हें कुछ वीडियो भेज दी। वो उन्होंने ऐड करके जो है ना, वो एक गाना जो था रिलीज़ कर दिया। वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोग हंसे भी इस बात पे, बड़ा ज़्यादा इंजॉय किया। तो इस इंजॉयमेंट ने, लोगों की हंसी ने हमें जो है वो मौका दिया कि हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें। तो फिर उसके बाद चाहत साहब की और भी मॉडल्स आई हैं, उनमें से कोई इतनी नहीं गई फेमस, ठीक है। मेरा एक और भी कमीज़ तेरी काली कदी लाली कदी पाली, बड़ा ही ज़बरदस्त, इसके बोल ही बड़े मज़े के थे। तो इसमें भी जो मैं ही थी, लेकिन चाहत साहब कहीं ना कहीं जो है ये कर जाते थे कि मेरी शक्ल बहुत कम आती थी, जिसकी वजह से लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे। तो ये जब छठा गाना था, मैं सोच चुकी थी कि मुझे अब इनके साथ और काम नहीं करना। लेकिन जब पाकिस्तान आए तो मेरे दिल्ली टल्ली हम दोनों ने एक साथ किया। वो उसमें इतना मतलब मुझे मज़ा नहीं आया, ये कुछ मेरा दिल नहीं था। बाकी दिल की टल्ली से पहले जो गाने, उनमें मज़ा आया आपको? एक्चुअली मैं अकेली करती थी। अच्छा। मैं अकेली अपनी वीडियो बना के उन्हें सेंड कर देती थी। जब ये चाहत साहब ने मुझे रोज़ों में कहा कि वजदान, ईद का जो है वो सॉन्ग आ रहा है, उस पर हमने परफॉर्म करना है, उन्होंने मुझे गाना सेंड किया। खैर, मैंने बोल जो थे उन पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी कि गाना क्या है क्या नहीं है गाना।
जब स्टार्ट हुआ तो मैंने पूछा क्या करना है मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। तो चाहत साहब ने कहा अच्छा जी मैं आपको बता दूंगा। जब कैमरा ऑन हुआ तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी दिलचस्पी कैमरे की तरफ आपने तो ज़्यादा काफ़ी उसमें अच्छा डांस किया और आपके बड़े ठुमके हैं उसमें, तो वो उन्होंने बताया नहीं और आपने बस वो शुरू कर दिया डांस करना। एक्चुअली मेरी त्वचा सारी आप लोग सब लोगों ने देखा कि मेरी त्वचा कैमरे की तरफ जी। ज़्यादा थी। मतलब मैं कैमरे में आगे आ गया कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी था कि चाह साहब तो हमेशा ही जो है ना खुद अपना इतना बड़ा थोड़ा ले आते हैं तो मैं बहुत पीछे रह जाती हूँ। तो मैं कैमरे में ज़्यादा थी कि मैं आ रही थी, जो कुछ भी मुझे आ रहा था मैं, और जब चाह साहब आते थे नहीं थे तो लाइक मेरे एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बल्कि थे। चाहत फ़तेह अली खान साहब तो आपके बालों को भी पीछे कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा रोमांटिक सा सीन बन रहा है गाने के अंदर। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो सीन था इसने भी बहुत वायरल होने में किरदार अदा किया। ऐसा ही है। एक्चुअली मेरा कुछ ड्रेस भी इस तरह का था, मतलब कोई मुझे ये नहीं था कि सपोर्ट कर रहा था या मेरी कोई हेल्प कर रहा था। शूट के दौरान सिर्फ मेरी बहन मेरे पास थी जो मुझे हेल्प आउट कर रही थी। वो जब मेरे बाल आगे आ रहे थे या कुछ भी हो रहे थे तो चाह साहब ने एक दो बार कहा फज्जो जी बाल पीछे करें। जी, उसमें वो चाहत फ़तेह अली खान साहब की क्या नीयत थी उसमें, मतलब बड़ी मेरी नीयत सिर्फ कैमरे के सामने अपना चेहरा पेश करना जी कि गाना ख़त्म और मेरी जान छूटे वो था। चाह साहब की क्या नीयत है ये तो मुझे यूट्यूबर्स ने जब रोस्ट किया तब पता चला कि उनकी नीयत, उनकी आंखों में शैतान आया हुआ था। अच्छा, ये वजदान एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आपको कितनी रकम मिली ये जो 6 गाने करने के बाद, और ये भी एक बड़ा आजकल हवा उड़ा हुआ है और ये कहा ये भी जा रहा है कि आपने दुबई में, लंदन में प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं, आपने फ्लैट्स ले लिए हैं, आप तो अब जरदारी और नवाज शरीफ का मुकाबला करने जा रही हैं। कितना कमा चुकी हैं आप? हाँ, मैंने एक्चुअली चाह साहब ने मुझे इतनी भारी अमाउंट दी कि लंदन में मैंने कुछ फ्लैट खरीदे और दुबई में मेरी जायदाद है, सैलून वगैरह भी हैं और मलक रियाज से मेरी बातचीत चल रही है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप के लिए मैं भी कि सारा बहरिया टाउन में ख़रीद लूँ। सही सही। वो चाह साहब ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे। 5,000 रुपये। अच्छा, एक मैं इसमें एक और बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि चाहत साहब से जब आपने एक बाकायदा कोई एग्रीमेंट नहीं किया था चाहत साहब के साथ शुरू करने से पहले? क्या ऐसा मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं था, एक फन था, एक जॉब तो फिर था। 5,000 का क्यों आप इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेस, 5,000 को क्यों आप इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं? एक्चुअली मैंने हाईलाइट नहीं किया। गाना जब वायरल हुआ, मैंने चाहत साहब से पहले भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। चाहत साहब मुझे पता था कि वो एक टैक्सी चलाते हैं तो मैं उनकी कमाई पे कितनी कुछ नज़र रख सकती थी। वो अपनी मेहनत कर रहे थे, उम्र के जिस हिस्से में है वो अपना कमा रहे हैं, यही बहुत ज़्यादा है। तो चाह साहब जब हमारा गाना वायरल हुआ तो चाह साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने सबको थैंक यू कहा और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी मॉडल्स को 5,000 रुपये दे देता था फ़ौरन और खाना भी खिलाता था। तो ये बात इतनी चीप थी कि जितने भी चाह साहब के फ़ैन थे, मेरे थे, सोशल मीडिया पे एंकर जितने भी थे, सब एकदम गुस्से में आ गए कि यार चाह साहब ने बहुत घटिया बात कर दी है। जहाँ पे मैं उनकी टीम का एक हिस्सा थी, जहाँ पे काम घटिया बात आपको क्या लगी इसमें? 5,000 देना या ना देना, या वो जिसका वो क्लेम कर रहे हैं खाना खिलाने का, खाने का, एक्चुअली वो खाना नहीं खिलाया, इस चीज़ का ज़्यादा आपको रिग्रेट है? अगर बदनाम करना था तो खाना तो खिला देते। सही। कहते मैं हर बार खाना खिलाता था, पैसे देता था। तो बात है कि 4 गाने, तब मैंने उनको वीडियोस भेजी जब वो लंदन में थे, मैं पाकिस्तान में थी, और 5वें गाने में वो जब पाकिस्तान आए वो मेरी तरफ ही रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए वो एक बुजुर्ग की तरह है, एक बड़े इंसान है, एक बाप की उम्र के समझ लें, मेरे दादा की उम्र के समझ लें। कहा तो ज़्यादातर तो अब तो अफवाहें ये भी उड़ना शुरू हो गई थी कि आपका और कोई अफेयर भी चल रहा है चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ। हाँ, अगर आप मर जाएंगे तो मैं चाहत के साथ ज़रूर अफेयर चलाऊंगी। मेरे पे इतने बुरे दिन तो अभी नहीं आए हैं। अब मुझे अभी पहले भी बहुत प्रपोजल होते थे, अभी भी बहुत प्रपोज आ रहे हैं। चाहत फ़तेह अली खान साहब तो कह रहे हैं 28 लड़कियों ने उनको प्रपोज किया। कसम, मैं कैमरे के सामने कसम उठा के कह सकती हूँ कि उनमें मेरा नाम नहीं है। चाहत साहब मेरे लिए मेरे बाप की तरह, मेरे दादा की तरह, यकीन मानिए। अच्छा, आगे अगर चाहत फ़तेह अली खान साहब आपको दोबारा कोशिश करें अगले प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको लेने की, तो आप दोबारा इस मौजू पर सोचेंगे आप?
चाहा साहब ने इस गाने से बहुत ज़्यादा कमाया। चाहा साहब सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं, ठीक है, जबकि इंडिया में और दूसरी जगह में बहुत जगहों में गाना वायरल होने की रीज़न ही यही थी कि सब ये कह रहे थे कि एक कितनी बड़ी एज के 65 साल के बंदे के साथ एक छोटी लड़की, उसकी पोती की उम्र की लड़की किस तरह से डांस कर सकती, उसे क्या मजबूरी थी। मेरे हर कमेंट्स में यही बात की जा रही है कि क्या मजबूरी थी, क्या प्रॉब्लम थी, ये सब। तो चाहा साहब ने क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने जितना कमाया इस हवाले से वो सारा उन्होंने खुद ही ले लिया। तो हाँ, अगर अगले प्रोजेक्ट में अगर कोई में ऐड करते हैं तो एक बाकायदा जो है वो एग्रीमेंट होगा। और मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इस पर बहुत कम पे मानूंगी। इवन के 20-25 लाख भी ऑफ़र करेंगे तो मैं नहीं मानूंगी, कम से कम 50 लाख की ऑफ़र करेंगे तो देन मैं उनके साथ काम करूँगी। सही। अच्छा वजदान, एक अभी आपने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने उसमें बताया है कि आपकी जान को ख़तरा है चाहत फ़तेह अली खान साहब से। तो वो कौन से ऐसी वो थ्रेट्स हैं, कौन से ऐसे वो पैगामात हैं, कहाँ से वो पैगामात आपको मिल रहे हैं, और चाहत फ़तेह अली खान साहब ने डायरेक्ट आपको धमकियाँ दी हैं कुछ, इस बारे में बताइएगा। एक्चुअली चाहा साहब, आपने देखा कि कुछ इंटरव्यूज़ में मेरे ख़िलाफ़ मतलब बोलते हुए नज़र आए हैं, तो मतलब मुझे जो है ना वो कुछ फील भी ठीक नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा घर से कम बाहर निकल रही हूँ, तो एक दो बार मुझे फील भी हुआ है कि शायद आपका पीछा किया जा रहा है। तो मैं पहले भी इस बारे में कह चुकी हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकती, कि कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ किए थे जो जिन पे कहा गया था कि इनसे इंटरव्यू डिलीट करवा दिया जाएगा। तो जब मैं फ्रंट पे आई हूँ, मेन स्ट्रीम पे आकर जब मैं सारी हकीकत चाहा साहब की बता रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं डर है कि मेरी जान को कहीं ना कहीं ख़तरा है। डेफिनेटली चाहा साहब के साथ भी कुछ लोग अटैच हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे, मैंने पहले भी क्लियर किया था कि अगर मुझे कहीं ना कहीं से कोई थ्रेड आया, कोई भी इसी कॉल आई, मैसेज आए कि आप इंटरव्यूज़ ना दें या हकीकत ना बताएं, तो मैं वो सब कुछ सोशल मीडिया के सामने लेके आऊँगी। अच्छा वजदान, एक और बात क्लियर कीजिएगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है क्यों मुनासिब समझा? आप अदालत क्यों नहीं गई? एक अदालत में जाकर अर्जी पेश करती और बताती कि मेरी जान को खतरा है, अदालत क्यों नहीं गई? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों मुनासिब समझा? मैं अगर अब बोली ना तो बात बहुत आगे तक जाएगी। बोले, लोगों को पता चले, लोगों को हकीकत से आशना हो लोग। अदालत में भी तो उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पीछे आप जैसे लोग होते हैं। आप लोग मेरे साथ होंगे तो मेरी अदालत मीडिया में तो आपके साथ खड़ा है, मीडिया आपको कवरेज दे रहा है। कि मीडिया जब मेरे साथ होगा तो मैं अदालत में भी जा सकूंगी, अपना मौका भी पेश कर सकूंगी। अल्लाह ना करे अगर कल को मुझे कुछ होता भी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मीडिया मेरे साथ होगा, मुझे सपोर्ट करने के लिए होगा, मेरे लिए आवाज़ उठाने के लिए होगा। अच्छा वजदान, एक तो हमें ये बताइएगा कि आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड बैक कैमरा आपने बताया कि आप इंडिया के साथ भी कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं, इंडिया में भी। उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी हमें कुछ बताइएगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, या वहाँ भी तो कोई चाहत फ़तेह अली खां कोई नहीं आ गया, कोई चाहत फ़तेह अली खां 2.0 क्या पता इंडिया में ज़िंदा हो गया हो, जिसके लिए आप दोबारा प्रोजेक्ट कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे पर जो छाप लग चुकी थी, चाहा साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वजदान का करियर ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब इंटरव्यू अगर इस तरह बोल रही है, तो ऐसा नहीं है। जो मेरे पे इल्ज़ामात लगे थे, जो मेरे ख़िलाफ़ बातें हुई थी, उन्हें क्लियर करने के लिए मुझे फ्रंट पे आना ही पड़ा। तो मेरे करियर का अभी आगाज़ है, तो इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे, तो आप लोग भी कुछ अच्छी जगह पे देखेंगे। मतलब एक बदोबदी वाली जो छाप थी वो ख़त्म होते हुए देखेंगे आप लोग मुझे। सही। अच्छा वजदान, आखिरी आपसे पूछना चाहूँ, आपने बहुत सारे टैटूज़ बनवाए हुए हैं, इनकी क्या स्टोरी है? ये शॉर्ट टाइम में ये बताइएगा ज़रा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं टैटूज़, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। ये क्या है, फाख्ता है ये वाली? ये बर्ड्स हैं। बर्ड्स हैं, ठीक है। फ्लाई ओके। और ये बहुत खूबसूरत है। नेचर से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जी। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। नज़र भी आ रहा है, नेचर से प्यार करती हैं। ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक मेरे नेक पे है बटरफ्लाई है, तो इस तरह एक और भी है, बड़े खूबसूरत, मुझे पसंद है, इसलिए मैं जो है ना ये बनाती रहती हूँ और आगे भी मैं बनवाती रहूँगी। जी।
बहुत शुक्रिया वजदान। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थी मॉडल वजदान राव, और इनके साथ बड़ी सैर हासिल हमने गुफ्तगू की और हमने कोशिश की उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए जो ज़रूरी हैं। वैसे तो वजदान राव का बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है, लेकिन शायद इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। तो मिलते हैं नाजरीन किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।